हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशु यादव आज फिर आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं जो कि अभी एक करंट टॉपिक है। जो है तो काफ़ी पुराना, लेकिन अभी 2 दिन से ज़्यादा चर्चा में है। हमारे एक्टर जो बॉलीवुड से रिलेटेड थे, सुशांत राजपूत ने अभी आत्महत्या करी है, सुसाइड करी है। उसके बाद ये टॉपिक सभी के बीच में दोबारा से आया है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नई है या ये चीज़ पहली बार हुई है दुनिया में जो हम लोग इतना अचंभित हो रहे हैं, इतना सोच रहे हैं इसके बारे में। ये शुरू से चलती आ रही है चीज़ें, लेकिन कोई ऐसा आदमी जिसको पूरी दुनिया जानती है, कोई ऐसा आदमी जिसकी दूर दूर तक पहुँच है, कोई ऐसा आदमी जो कि नॉर्मल आदमियों से ऊपर का लेवल रखता है, कोई ऐसा आदमी जो कि दिन रात हमारे सामने टीवी पर, टीवी के पर्दे पर या किसी ना किसी चीज़ से सामने रहता है, और फिर वो अचानक अगर सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, तो वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक बन ही जाता है। हालांकि चाहे सुसाइड तो सुसाइड होती है, आत्महत्या तो आत्महत्या होती है, चाहे वो कोई गरीब किसान करे या कोई अमीर नवाबजादा करे या कोई बॉलीवुड एक्टर करे या कोई राजनेता करे या कोई दुनिया से परेशान होकर, शोषण से परेशान होकर कोई भी आम नागरिक करे। ये एक क्राइम है जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इसको करके हम खुद को तो ख़त्म कर लेते हैं, खुद तो हम इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन हमारे पीछे जो हमारे रिलेशन है उनको हम कहीं ना कहीं पूरी ज़िंदगी भर सोचने के लिए, लोगों के ताने सुनने के लिए और माँ बाप को तो खासकर ये सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि मेरी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को, मेरे भाई को या मेरी बहन को या मेरे हस्बैंड को, कोई भी रिलेशन आप लगा लीजिए, कि हमारी परवरिश में, हमारे प्यार में, हमारी फैमिली में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि उसने ये स्टेप उठाया, उसने सुसाइड करने का सोचा। तो ये जब भी हम बातें करते हैं तो हमारे सामने एक चीज़ निकल कर आती है, डिप्रेशन। कि डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड कर ली। वो 6 महीने से डिप्रेशन में था, 6 महीने से डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहा था। ये डिप्रेशन चीज़ क्या है? डिप्रेशन में ऐसा क्या है कि हम खुद ही मरने का सोच लेते हैं? हमारे रिश्ते नाते छोड़कर, हमारे भाई बहन को भूलकर, माँ बाप को भूलकर, जो हमने रुपए कमाए हैं उनको भूलकर, या फिर किसी भी मजबूरी के कारण हम एक इतना बड़ा स्टेप उठा लेते हैं कि अब तो हमें हमारी जीवन लीला को समाप्त कर लेना चाहिए। क्या यही डिप्रेशन है? क्या ये डिप्रेशन आपकी जिंदगी से, आपके सपनों से, आपके माँ बाप से, आपके रिलेशन से सबसे बढ़कर है कि आप एक डिप्रेशन की वजह से इतना बड़ा स्टेप उठा लेते हैं, इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं कि आप मरने पर मजबूर हो जाते हैं? तो उसी चीज को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं कि डिप्रेशन आखिर है क्या, डिप्रेशन आखिर होता क्यों है, डिप्रेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, डिप्रेशन से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, डिप्रेशन में जाने से खुद को कैसे रोक सकते हैं, या कोई आपके सामने आपका यार दोस्त, भाई बहन, अगर आपको कभी इन चीज़ों से रिलेटेड लगे कि इसमें ये कमी है या ये डिप्रेशन में जा रहा है, तो आप उस चीज़ को पहचान कर उसे डिप्रेशन में जाने से रोक सकते हैं और एक उस स्टेप तक, उस मोड़ तक ले जाने से पहले उसको रोक सकते हैं जहां पर वो अपनी जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचे। इस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात लेकर चलूंगा, ज्यादा लंबी वीडियो में नहीं बनाऊंगा। आप सब समझदार हैं, सब सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये टॉपिक आया तो मैंने आपको बताया। WHO का आंकड़ा कहता है कि पूरी दुनिया में हर साल 8 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं, 8 लाख लोग सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, चाहे उनका कारण कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी रीजन से मरे, लेकिन सुसाइड कर लेते हैं पूरी दुनिया में 8 लाख लोग। और आपको ये जानकर तो और भी अचंभा होगा, आपको और भी दुख होगा कि इसमें सबसे ज्यादा सुसाइड करने की जो रैंक है, सुसाइड करने की जो प्रतिशत है, वो हमारे भारत का है। इन 8 लाख लोगों में से सबसे ज्यादा अगर सुसाइड केस आते हैं तो वो भारत से आते हैं, कि भारत के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? हमारे भारत में ऐसी क्या कमी है कि हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे बुजुर्ग, हमारी महिलाएं, हमारे पुरुष, सभी लगा लीजिए, छोटे से लेकर बड़े तक, आखिर ऐसे स्टेप तक पहुंचते कैसे हैं कि वो अपने जीवन को समाप्त करना ही एक मात्र उपाय समझते हैं? आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? क्या भारत में किसी चीज की कमी है? बल्कि हमारा देश तो शुरू से ही ऐसी पद चिन्हों पर चलता आ रहा है। प्रभु राम लगा लीजिए, कृष्ण जी लगा लीजिए,
या आप भगवानों को नहीं मानते तो भी छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी तो मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि हमें सुसाइड करने पर इतना मजबूर कर दे कि हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए कि भारत में सबसे ज्यादा सुसाइड होती है। अगर रिकॉर्ड ही बनाना है तो अच्छा बनाइए, सुसाइड करने से कोई फायदा नहीं होता है। अब सुसाइड के लिए सबसे मेन कारण है डिप्रेशन। डिप्रेशन में आदमी क्यों जाता है, कैसे जाता है, मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं, उससे कैसे हम बच सकते हैं। पहला पॉइंट हम ले लेते हैं मनी प्रॉब्लम। भारत में लगभग जितने भी सुसाइड होते हैं उसमें से 40, 50, 60% जो सुसाइड होती है वो मनी प्रॉब्लम के कारण होती है कि रुपए की समस्या आपके सामने आने लग जाती है कि भाई मेरे पास रुपए नहीं है। चाहे वो एक बाप के सामने आए अपने बच्चों को पालने के लिए, एक स्टूडेंट के सामने आए अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए, या फिर एक पेरेंट्स जो कि अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है, उसके पास जितना हो सकता है वो उतना खर्च रहा है, जितना उसके पास इनकम है वो उससे ज्यादा कहीं अपने बच्चों पर लगाने की सोच रहा है, फिर भी उसके घर वालों से उसको सुनने को मिलता है, उसके अपनों से उसको सुनने को मिलता है कि आप हमारे लिए कर ही क्या रहे हैं, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो वो चीज हमें कहीं ना कहीं डिप्रेशन में ले जाती है कि जितना मुझसे हो रहा था मैं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे अपने ही मुझे नहीं समझ रहे हैं, तो फिर मैं इस दुनिया को क्या समझाऊंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मनी प्रॉब्लम। रुपए की समस्या के कारण आदमी डिप्रेशन में जाता है कि मेरे पास रुपए नहीं है, बच्चे की शादी कैसे करूंगा, दहेज कैसे दूंगा, कैसे इनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, कैसे इनकी पढ़ाई करवाऊंगा, कैसे इनको लग्जरी लाइफ दूंगा, कैसे इनको अच्छे से जीवन यापन करने के लायक बनाऊंगा। ये सारी समस्याएं हमारे रुपए से जुड़ी होती हैं। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप सुसाइड कर लें। आप खुद सोचिए कि हो सकता है कल को आपके सामने भी ये समस्या है कि आने वाले टाइम में आपके पास रुपए नहीं बचे, आपके पास इतने रुपए नहीं है कि आप अपने बच्चे को बाइक दिला सकते हैं, गाड़ी दिला सकते हैं, तो क्या आप सुसाइड कर लेंगे? तो क्या आप मर जाएंगे? उससे क्या फायदा होगा? आपके मरने के बाद आपके बच्चे जिनके सिर से बाप का साया उठ गया, या जिसके सिर से माँ का साया उठ गया, या जिसके सिर से पेरेंट्स ही हट गए, आपको लगता है कि आपके मरने से इस चीज का सॉल्यूशन हो जाएगा? आपके मरने से आपके बच्चे सक्सेस हो जाएंगे? या आपके मरने से कोई राजनेता आकर, कोई आपका चाचा ताऊ आकर, कोई आपके बहन भाई या कोई चाचा ताऊ का रिलेशन आकर, कोई भी रिलेशन लगा लीजिए, या कोई अड़ोसी पड़ोसी आकर ये दया भावना दिखाकर कि यार उसने सुसाइड कर लिया, वो मर गया, वो इसकी ये समस्या थी, हम इसके बच्चे को रुपए दे जाते हैं, हम इसके बच्चे को गाड़ी दिला देते हैं, हम इसके बच्चे को पढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं होगा। की आपके मरने के बाद वो जो आप छोड़ के गए अपने बच्चों के लिए, वो भी सब हड़पने का सोचेंगे। ये हमारे दुनिया की रीति रिवाज है कि किसी के पास जो भी है वो दूसरा उसको छीनने की सोचता है, या सामने वाले को हमेशा गिराने की सोचता है, या सामने वाले से हमेशा ऊपर बढ़ने की सोचता है। हमारी सोच इस प्रकार नहीं है कि हम किसी को भी साथ लेकर चलें। इसलिए मनी प्रॉब्लम की वजह से आप सुसाइड करके अपने परिवार को कहीं ना कहीं और ज्यादा अंधेरे में धकेल रहे हो, और ज्यादा उस पर धब्बा लगा रहे हो कि तेरे बाप ने सुसाइड कर ली, तेरी माँ ने सुसाइड कर ली, वो बुजदिल थे, वो हार गए। तो ऐसा करना मेरे हिसाब से किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। आप लग्जरी लाइफ नहीं दे सकते हो, आप अच्छे कपड़े नहीं पहना सकते हो, आप उनको टाइम पे खाना भी नहीं खिला सकते हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये हक नहीं है कि आप उनके सिर से अपने माँ बाप या उनके माँ बाप का साया हटा सको, आप बच्चों के सिर से खुद की परछाई हटा सको, उनको अनाथ बना सको। इसलिए मेरी आप लोगों से सजेशन है कि मनी प्रॉब्लम कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो भीख मांग कर खाते हैं, जो रोटियां मांग कर खाते हैं। कोई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सिर्फ 10 रुपए रहते हैं तो भी वो हैप्पी रहते हैं। लाइफ में हैप्पी रहना सीखो। ये प्रॉब्लम्स आती जाती हैं, समय का पहिया चलता रहता है। आज दुख है, कल सुख होगा। अगर कल सुखी हो तो फिर दुख भी आएगा। ऐसा नहीं है कि समय का पहिया एक जगह रुक गया है। जैसे कि दिन और रात निरंतर चलती रहती है, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, वैसे ही हमारी लाइफ है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, दुख के बाद फिर सुख आएगा, और सुख के बाद फिर दुख आएगा। ये एक समस्या नहीं है कि ये आपके साथ ही हो रही है, ये जीवन में इस पृथ्वी पर आए हर इंसान के साथ होती है। लेकिन सिर्फ आपको देखना ये है कि आप उससे किस प्रकार लड़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा आता है कैरियर, जो कि मोस्टली जो हमारी पढ़ाई की एज होती है 12th 10th से ही लगा लीजिए। आजकल तो बच्चे 10th से ही टेंशन लेना चालू कर देते हैं। आजकल माँ बाप भी बच्चों पर ज्यादा बर्डन देते हैं कि पढ़ना है, 99% लाने हैं तुझे, तभी अच्छे कॉलेज में जाएगा। 10th में सिखा देते हैं बेटा 99% आएंगे तो तू अच्छी साइंस साइड ले लेगा, कॉमर्स साइड ले लेगा, उसमें पढ़ेगा।
ट्वेल्थ पास करेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ट्वेल्थ में आते आते फिर बच्चों पर बर्डन हो जाता है कि अगर तूने परसेंटेज नहीं लाई, अगर तू पर नहीं पढ़ा, तेरी परसेंटेज नहीं आई तो तेरे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, तू फेल हो जाएगा, दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी, तू पीछे रह जाएगा। ये जो हम हमारे बच्चों पर स्टार्टिंग से बर्डन डालने लग जाते हैं, वही बर्डन कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के डिप्रेशन का कारण बनते हैं, जो कि बच्चे आपको, मुझे या अपने माँ बाप को ये चीजें बता नहीं पाते कि मैं इसके कारण डिप्रेशन में हूँ, मैं इसके कारण टेंशन में हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीजें चलने लग जाती हैं कि अगर मेरे 99% मार्क्स नहीं आए तो मुझे कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा, मेरे माँ बाप की आंखें शर्म से झुक जाएंगी, मैं लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसलिए कैरियर का दबाव बच्चों पर हमेशा बना रहता है। बच्चे अपने कैरियर के बारे में सोचते हुए हमेशा कहीं ना कहीं डिप्रेशन में रहते हैं और वो इस डिप्रेशन को जाहिर नहीं कर पाते। और एक स्टेप ऐसा आता है कि जब उसके मन चाहे, उनकी मनपसंद परसेंटेज उनकी नहीं बनती है, तो वो अपने माँ बाप, अपने यार दोस्तों से नजरें मिलाने के काबिल खुद को नहीं समझते और कहीं ना कहीं आखिर में आत्महत्या या सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। इसलिए एक कैरियर को लेकर भी एक सबसे बड़ी समस्या है कि जिसके कारण कहीं ना कहीं ना चाहते हुए बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है और लास्ट स्टेप सुसाइड तक सोच लेता है। इसलिए मेरा सभी माँ बापों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को इतना भी ज्यादा मत डराइए, इतना भी ज्यादा मत फोर्स कीजिए कि अगर तेरे 99% नहीं आए तो तू बर्बाद है, तू फेल है, या तू हमारी शर्म से आके झुक जाएंगी, या तू कुछ भी नहीं कर सकता है। उसको सिर्फ इतना समझाइए कि तेरे जितने बस में है, जितना तू हैप्पी कर सकता है, उससे थोड़ी सी ज्यादा कोशिश करिए और जितना आप ला सकते हैं लाइए, बाकी हम आपके साथ हैं। अगर आप शुरू से ही बच्चे को बोल दोगे कि मुझे 99% चाहिए, तो बच्चे का दिमाग सिर्फ उस 99% की तरफ ही दौड़ेगा और जब रिजल्ट आने पर उसको 99 की जगह 70 या 80% भी मिले तो शायद वो कहीं ना कहीं ये स्टेप उठाने पर मजबूर हो जाएगा कि मैंने मेरे माँ बाप के सपने तोड़ दिए, मैंने मेरे माँ बाप के सपने पूरे नहीं किए, मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, मेरा कैरियर खराब हो गया है, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं इस दुनिया में जीने लायक नहीं बचा हूँ। तो कैरियर भी एक बड़ी समस्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए और अपने बच्चों को इस ओर जाने से रोकिए। गुड मार्किंग, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, गुड मार्क्स जो हम स्टार्टिंग से अपने बच्चे के माइंड में डालते हैं कि बेटा अच्छा पढ़ो, अच्छे नंबर लेकर आओ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, अच्छे परसेंटेज आएंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, परसेंटेज नहीं आएगी तो एडमिशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि डीयू के बच्चे ही ज्यादा आगे जाते हैं, बेस्ट कॉलेज के बच्चे ही ज्यादा आगे जाते हैं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि ऊंचे दुकान और फीकी पकवान, आपने सुनी होगी ये कहावत भी कि जितनी ऊंची दुकान होती है उसके उतने ही फीके पकवान होते हैं। बच्चा जितना आपसे दूर जाएगा, बच्चा जितना आप हाई स्टैंडर्ड में भेजने की सोचोगे, तो उस बिगड़ते हुए लेवल का भी स्टैंडर्ड हाई होता जाएगा और कब आपका बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा वो आपको पता भी नहीं लगेगा। कोशिश करिए कि बच्चा आपके सामने रहे, आपकी नजरों में रहे और वो चीज करता रहे जो बच्चे को पसंद है, ना कि आपके सपने पूरे करने के लिए बच्चा खुद के सपनों को ही मार दे। ऐसा दबाव उस पर कभी भी मत डालिए। मार्क्स, नंबरिंग आती रहेगी, चलती रहेगी, जीवन ऐसा ही है, किसी के कम किसी के ज्यादा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका बच्चा कम नंबर लाया है तो वो आपके सपने पूरे नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है रिलेशन का। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, बड़ा अहम मुद्दा है रिलेशन। इसमें आप भाई बहन का लगा लीजिए, माँ बाप का लगा लीजिए, दोस्तों का लगा लीजिए, भाईचारा बाहर का लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। रिलेशन एक ऐसा पॉइंट है कि आपकी रिलेशन से लेकर जो आपकी आकांक्षाएं हैं, जो आपकी उपेक्षाएं हैं, वो कहीं ना कहीं जब आप किसी रिलेशन से ज्यादा बना लेते हैं कि ये मेरी बहन है, इसको मेरे लिए ऐसा करना ही चाहिए, ये मेरा भाई है, इसको मेरे लिए ये चीज करनी ही चाहिए, और वो चीज जब वो आपका भाई, आपका बहन, आपके माँ बाप आपके लिए नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशन बिगड़ना खराब हो जाता है। आपके रिलेशन में दूरियां पैदा हो जाती हैं और आप समझने लग जाते हैं कि क्या तो मैं इनके लायक नहीं हूं या ये मेरे लायक नहीं है। इसलिए इस चीज को एक तरीके से लेकर चलिए। अपेक्षाएं अगर आप किसी भी रिलेशन से रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको आखिर में दुख पहुंचाएगी, चाहे वो माँ बाप से हो, चाहे वो भाई बहन से हो, चाहे वो दोस्त से हो, चाहे वो हस्बैंड से हो, चाहे वो वाइफ से हो। उतनी ही अपेक्षा आप सामने वाले रिलेशन से रखिए जितना आप उसके लिए कर सकते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप सामने वाले रिलेशन को अपना सब कुछ मानकर चलते हैं और वो भी आपको अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन एक स्टेज, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप सोचते हो कि मैं इसके लिए सब कर सकता हूं तो वो मेरे लिए सब क्यों नहीं कर सकता।
वो रिलेशन का जो बैलेंस डगमगाता है, वो रिलेशन जो कि आपको ना चाहते हुए भी हर्ट कर जाता है, वो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन में डाल देता है। और इसकी सबसे बड़ी समस्या है आपकी अपेक्षाएं, सामने वाले को लेकर आपकी उम्मीदें ज्यादा हो जाती हैं। जब आपकी उम्मीदों पर सामने वाला खरा नहीं उतरता तो आपको लगता है कि मैंने इसको चूज करके गलत किया, और आप उस चीज से धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं। इसलिए रिलेशन से उम्मीदें रखिए, अपेक्षाएं रखिए, लेकिन उतनी ही कि अगर आपकी अपेक्षाएं पूरी ना हो, आपकी उम्मीदें पूरी ना हो, तो आप डिप्रेशन में जाने की बजाय खुद को उस चीज पर संभाल सकें कि अब समय आ गया है कि मुझे खुद के लिए ही लड़ना होगा, मुझे खुद के लिए खुद के पैरों पर ही खड़ा होना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लेकर चलते हैं अलोन। अलोन मीन्स अकेला। कई बार एक ऐसा समय आ जाता है कि हमारे पास कहने को तो सारे रिलेशन होते हैं, माँ भी है, बाप भी है, बहन भाई भी है, दोस्त भी है, गर्लफ्रेंड भी है या वाइफ भी है, हस्बैंड भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अकेला महसूस करते हैं खुद को, हम अकेले हो जाते हैं। कोई हमारी दुनिया में, कोई हमारे सामने, कोई भी हमारे रिलेशन में ऐसा हमें नजर नहीं आता है कि जिससे हम हमारी समस्याएं साझा कर सकें, जिससे हम हमारी समस्याएं बता सकें, जिससे हम हमारी बातें क्लियर कर सकें। ये चीज आपको अकेलेपन की तरफ ले जाती है। ऐसा ही शायद सुशांत राजपूत के साथ हुआ। उन्होंने सब कुछ था उनके पास, देखा जाए तो प्रॉपर्टी थी, नाम था, कैरियर था, चाहे ज्यादा ना हो, खबरें आ रही कि उनका कैरियर खत्म होने की तरफ था, चाहे ज्यादा ना हो, लेकिन वो इतना कमा चुके थे कि अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते थे। लेकिन उनके पास कमी थी, तो कहीं ना कहीं अपने की कमी थी, वो खुद को अकेला महसूस करने लग गए थे। उनके पास कोई ऐसा दोस्त, ऐसा रिलेशन, ऐसा बहन भाई, ऐसे माँ बाप नहीं थे जिसके साथ वो अपना सब कुछ शेयर कर सके। माँ बाप थे, बहन भाई थे, लेकिन उनमें से उनने किसी को ऐसा नहीं माना कि जिससे मैं अपनी समस्या बताऊंगा तो उसका मुझसे सॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए अकेलेपन में रहना बंद कीजिए। अपनी लाइफ में 1, 2, 3 ऐसे फ्रेंड, ऐसे रिलेशन जरूर रखिए जिससे आप अपनी लाइफ के किसी भी मोड़ पर जाकर किसी भी समस्या को, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, चाहे उस समस्या में आप सही हो या आप गलत हो, चाहे उस समस्या में आपका कोई सामने वाला अभिनेता, सामने वाला किरदार सही हो या गलत हो, आप उससे बेझिझक आंखें बंद कर उस पर भरोसा कर आप शेयर कर सकें। ऐसे रिलेशन अपनी लाइफ में हमेशा बनाइए, ऐसे दोस्त हमेशा अपनी लाइफ में रखिए जिससे आप अपनी लाइफ के किसी भी कंडीशन में, किसी भी मोड़ पर बेझिझक आधी रात को भी फोन करके आप उससे अपनी समस्याओं का समाधान ले सकें, आप उससे अपनी दिल की बातें खुलकर शेयर कर सकें, जहां पर आपको ये डर ना हो कि मेरी बातें बताई हुई किसी और तक जाएगी या मेरी बातों को ये गलत समझेगा। इसलिए अकेलेपन से बचने का सबसे आसान यही तरीका है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, उस दुनिया में से आपको सिर्फ 1 या 2 लोग ही तो ऐसे छांटने हैं जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सको। दुश्मन तो आप दुनिया भर के बना लेते हो, लेकिन बनाना है तो किसी को अपना बनाइए, किसी को अपना साथ रखिए, किसी को अपना समझिए, और अकेला रहने पर खुद को मजबूर मत करिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इंसल्ट। कई बार ऐसी चीजें हमारे साथ हो जाती हैं कि जो हम नहीं चाहते फिर भी हमें सहन करनी पड़ती है, जहां पर हमारी गलती नहीं होती फिर भी हमें ब्लेम किया जाता है, जहां पर हम कुछ कर ही नहीं सकते फिर भी हमें दोष दिया जाता है, जहां पर हम ना चाहते हुए भी जाते हैं, ना चाहते हुए हमारी इंसल्ट हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है, जिस चीज को हम सहन नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे समय जिंदगी में आ जाता है कि आपके अपने ही आपको कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, आपके अपने ही कुछ आपको ऐसे ताने मार देते हैं जो कि आप कभी सहन नहीं कर पाते हो, जो आप बेइज्जती के रूप में उसको महसूस करते हो कि इसने मेरी पूरी दुनिया के सामने या मेरे परिवार के सामने या मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती करी है, मेरी इंसल्ट करी है। उसके कारण भी कई बार हम सुसाइड तक सोचने लग जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब तो मुझे मर जाना चाहिए, मेरी कोई इज्जत ही नहीं बची है, मेरी बेइज्जती हो गई है। लेकिन आप ये गलत समझ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी चीज दुनिया में ज्यादा दिन तक बनी नहीं रह सकती है। अगर आज आपकी बेइज्जती हुई है, किसी भी रीजन को ले लीजिए, आज आपकी अगर किसी ने इंसल्ट करी है, तो आप उस चीज को, उस इंसल्ट को, उस बेइज्जती को महसूस तो करो कि इस इंसान ने मेरी बेइज्जती करी है, लेकिन उस बेइज्जती को उस लेवल तक मत ले जाओ कि आपको सुसाइड करनी पड़े। उस बेइज्जती को एक पॉजिटिव वे में ले जाओ, उस बेइज्जती को इंसल्ट ना समझकर, उसको बेइज्जती ना समझकर एक ऐसी चीज समझो कि इसने मुझे ये बोला है, अब मुझे खुद को प्रूव करना है कि जो तने मेरी इंसल्ट करी, जो तने मेरी बेइज्जती करी, वो तने गलत करी।
और उस चीज के लिए काम करेगी, कहीं ना कहीं वो बेइज्जती करने वाला इंसान एक दिन आकर आपसे खुद माफी मांगे। और अगर बेइज्जती कर भी देते हैं तो क्या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन ज्यादा से ज्यादा वो बातें समाज में रहेंगी, वो बातें टीवी पर, न्यूज़पेपर पर चलेगी, या आपके घर पे रहेगी, आपके दोस्तों के बीच में रहेगी। 10 दिन बाद कोई भी उस चीज को लेकर आपके सामने नहीं आने वाला है कि आपकी ये गलती थी, आपकी ये बेइज्जती हुई थी, क्योंकि दुनिया के पास इतना टाइम ही नहीं है कि कोई आपके बारे में इतना सोचे। 10 दिन तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए। अगर कोई मर भी जाता है तो हमारे यहाँ पर 12 दिन करते हैं, और 12 दिन के लास्ट तक आप लोगों को खुद ने आपने देखा होगा कि उसके परिवार वाले भी उन 12 दिनों के अंदर ही उस आदमी को भूल जाते हैं। और जब 12 दिन आते हैं तो धीरे धीरे उसमें भी उनको टाइम लगता है कि कब 12 दिन आए, कब हम इसकी दिनबारी पूरी करें और कब हम आगे बढ़ें। तो कोई भी चीज इस दुनिया में ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती है। अगर बेइज्जती हो भी गई है तो उसका आत्महत्या करना कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप आत्महत्या कर लोगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। उससे तो आप, उनका तो कुछ लेना देना ही नहीं है, उससे आप अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हो। अगर बेइज्जती हो भी गई है तो उसको नेगेटिव ना लेकर उसको पॉजिटिव लीजिए कि अब मुझे खुद को प्रूव करना है, अब मुझे खुद को प्रूव करना है। इस चीज को समझकर लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। और 5-10 दिन में तो सब चीजें भूल जाते हैं, तो आपकी इंसल्ट, आपकी बेइज्जती क्या चीज है। 10 दिन बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी बोली हुई बातें या आपकी कुछ कही हुई बातें लोग भूल चुके हैं, आपकी बेइज्जती को लोग भूल चुके हैं। अगर आपने कोई भी एक ऐसा काम कर दिया तो जो बेइज्जती करने वाला है वो खुद भी आपके सामने आएगा, आपसे माफी मांगेगा जब उसको आपकी जरूरत होगी। इसलिए खुद को प्रूव करिए। नेक्स्ट हमारा आता है बिजनेस। कई बार हम बिजनेस को लेकर बड़ी टेंशन में आ जाते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माँ बाप ने, 2 तरह के बिजनेस होते हैं। एक होता है पुश्तैनी बिजनेस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लगा लीजिए कि सुनार का बिजनेस है या कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है, कुछ भी है, ये पुश्तैनी बिजनेस है। आपके दादा ने चलाया, आपके पापा ने चलाया, आपके परदादा ने चलाया, अब आपकी बारी आ गई, आप उसको चलाएंगे। या फिर एक बिजनेस होता है कि आपने खुद अपने लेवल पर उसको स्टार्ट किया है, घर वालों के रुपए आपने उसमें लगाए हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लेकिन अगर वो बिजनेस आप किसी भी कारणवश नहीं चला पाते हैं, आपके बिजनेस में लॉस आने लग जाता है, आपका बिजनेस बर्बाद हो जाता है, आपका बिजनेस खत्म होने की कगार पर होता है, तो भी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरा पुश्तैनी बिजनेस था, मेरे परदादा, दादा, पापा सबने चलाया लेकिन मैं इसको नहीं संभाल पाया। दुनिया वाले क्या कहेंगे कि घर वालों की इज्जत मिट्टी में मिला दी, घर वालों के रुपए बर्बाद कर दिए, अपने दादा की चीजें नहीं संभाल पाया। ये चीजें सिर्फ कहने की होती हैं। जरूरी नहीं है कि जो काम उनने किया वो आप भी कर सको, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो चीज आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। ये चीज ध्यान रखना कि इस चीज को लेकर कभी भी अपसेट मत होना कि मैंने मेरा पुश्तैनी बिजनेस था उसको खत्म कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया, या मैंने मेरे घर वालों के 10, 15, 20 लाख रुपए लगाए थे उसको खत्म कर दिया, अब मैं घर वालों को क्या चेहरा दिखाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं मर जाता हूँ। कोई सॉल्यूशन नहीं है मरना। 10-15 लाख रुपए कितने दिनों में कमा लोगे? मेहनत करोगे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में कमा लोगे, या 10-15 साल और लेट कमा लोगे, या फिर डूबे हुए रुपए का दुख 5-10 साल रहेगा, 5-10 दिन रहेगा, 5-4 घंटे रहेगा। लेकिन जब आप उनके सामने उनको चलते फिरते दिखोगे, आप मेहनत करते दिखोगे, आप उन रुपए को वापस लाने की कोशिश करते दिखोगे, अपने आप को प्रूव करते दिखोगे, तो माँ बाप आपको कभी ये नहीं कहेंगे कि आपने मेरे रुपए बर्बाद कर दिया, आपने मेरा बिजनेस खत्म कर दिया, या आपने दादा लाई चीजें खत्म कर दी। लेकिन अगर आप उसी चीज को सोचकर मर जाते हैं तो क्या होगा? बिजनेस आप खत्म कर चुके हैं, इज्जत आप खत्म कर चुके हैं, रुपए आप खत्म कर चुके हैं, अब लास्ट में आपने खत्म कर दिया खुद को। क्या बचा आपके पीछे वाले लोगों के पास? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप हो तो जरूरी नहीं है कि वो 10-15 लाख ही, आप आने वाले टाइम में उस 10-15 लाख की जगह 50 लाख भी कमा सकते हैं। इसलिए बिजनेस का लॉस होता है, हो जाने दीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जरूरी नहीं कि आपके माँ बाप सुनार का काम करते थे, ज्वेलरी का काम करते थे तो आप भी वही करेंगे, या जरूरी नहीं है कि आपके पापा डॉक्टर थे तो आप भी डॉक्टर बनेंगे। हो सकता है आप IPS बन जाएं, या हो सकता है कि आप एक नॉर्मल टीचर बन जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हॉस्पिटल आप नहीं चला पाए तो आपने अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे। दूसरा क्या करता है करने दीजिए, माँ बाप का जो फर्ज था उन्होंने किया, आप अपने आप को प्रूव कीजिए। इसलिए बिजनेस की टेंशन को छोड़कर हमेशा ये कोशिश करिए कि आज मैंने 10 लाख डबोए हैं तो मैं इनको कल 20 लाख बनाकर दूंगा, ना कि फांसी खाकर इनको जिंदगी भर का दुख दूंगा।
क्योंकि दुख तो कोई भी दे सकता है। खुशियां देना सीखो, खुश रहना सीखो, खुशियां बांटना सीखो। जिंदगी को खत्म करना आसान है, जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, ड्रीम्स, सपने। कि हम कई बार ऐसे सपने देख लेते हैं, ऐसे सपने लेकर चलते हैं कि मुझे ये बनना है, और जब आपके वो सपने पूरे नहीं होते, सपने टूटते हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। चाहे वो किसी भी चीज़ के सपने हो, चाहे आपको डॉक्टर बनना हो, आपको पीएम बनना हो, आपको सीएम बनना हो, या आपको एक अच्छा माँ बाप बनना हो, या आपको अच्छा भाई बनना हो, आपको अच्छा हस्बैंड बनना हो। हर आदमी के एक अपने सपने होते हैं कि वो अपने सपनों को साथ लेकर चलता है और उन सपनों को पहुंचने तक की कोशिश करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन सपनों तक नहीं पहुंचे, आप उन सपनों से हार गए तो आप फांसी लगा लोगे, आप सुसाइड कर लोगे, आप गोली खा लोगे, इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। आप सपनों तक नहीं पहुंचे कोई बात नहीं, लेकिन आपने उन सपनों तक पहुंचने की कोशिश की, आपने उन सपनों तक जाने के लिए अपना स्ट्रगल किया, अपनी मेहनत दी जितनी आप दे सकते थे। इसलिए आप गलत नहीं है अपनी जगह। हो सकता है कि हमने सपना ही ऐसा देख लिया हो जिसको पाना, जिस तक पहुंचना इस जन्म में हमारे लिए नामुमकिन हो। अब मैं सपना देख लूं, मेरी एज है 70 साल की, और मैं सपना देख लूं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, आज से पहले मैं राजनीति में गया नहीं हूं, तो ये तो नामुमकिन हो गया। और अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बनता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं फांसी खा लूंगा। तो ऐसे कुछ सपने होते हैं कि जो पूरे नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी सपनों का पूरा ना होने से, सपनों के टूटने से हमें दुख होता है, लेकिन उस दुख को उस लेवल तक मत जाने दीजिए कि आप अपने आप को खत्म कर लें। आपने कोशिश की, अच्छा किया, आपने मेहनत की, अच्छा किया, आपने आगे बढ़ने की सोची, अच्छा किया। हो सकता है कि आप सपने की आखिरी सीढ़ी तक ना पहुंचे हो, लेकिन पहली 4 सीढ़ियों को तो आप पार कर चुके होंगे, ये मेरा दावा है। इसलिए आप उन सबसे बेटर हैं जिन्होंने वो सपना आपके बराबर देखा था, लेकिन उन्होंने शुरुआत ही नहीं करी। पहुंचना तो दूर की बात है। इसलिए अपने आप को नेगेटिव मत रखिए, हमेशा पॉजिटिव रखिए, हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, और डिप्रेशन में जाने से खुद को रोकिए, अपनों को रोकिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फेल इन लव। आजकल हमारी नॉर्मल चीजें चल रही हैं। बच्चा थोड़ा सा जवान हुआ, एज क्रॉस करी, 15-16 से ही लगा लीजिए, आजकल तो क्रेज चल गया है, मोबाइल देने लग गए हैं घर वाले, लैपटॉप देने लग गए हैं, बच्चे को घूमने फिरने की आज़ादी मिल गई है, स्कूटी बाइक मिल गई है, कॉलेज गए, स्कूल गए, लव नाम की एक ऐसी चीज आ जाती है, गर्लफ्रेंड नाम की एक ऐसी चीज आ जाती है कि अगर आपकी है तो ठीक है, नहीं है तो वो बच्चे आपको चिढ़ाने लग जाते हैं कि यार तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, या तूने किसी से प्यार नहीं किया। इन सब चीजों के कंपटीशन के चलते हुए बच्चे हमेशा किसी ना किसी लाइन में चले जाते हैं, गर्लफ्रेंड बनानी चालू कर देते हैं, घूमना फिरना, आवारागर्दी करना, सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं। ये लव नाम का वर्ड वहीं से ही स्टार्ट होता है, वहां से ही इसकी शुरुआत होती है। अब आप क्या करते हैं, धीरे धीरे आप लोग किसी के अटैच में आ जाते हैं, आप बातें करने लग जाते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड है, कल तक वो आपकी एक अच्छी दोस्त थी, फिर आपकी गर्लफ्रेंड बनी, अब आप उससे लव करने लगे, अब आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं, अब आपकी दुनिया ही वो हो गई है। ये आजकल के हमारे बच्चों की सबसे बड़ी कमी है कि वो अपने उन माँ बाप को भूल जाते हैं जिसने उसको पैदा किया, जिसने उसको ये दुनिया दिखाई, जिसने उसको स्कूल भेजा, जिसने उसको इतना बड़ा किया कि जा अब तू स्कूल जा सकता है, तू पढ़ सकता है, तू खेल सकता है। और हम एक लड़की के पीछे, एक लड़के के पीछे, एक लव के खातिर हम उनको भूल जाते हैं। लव अगर हमारा फेल हो जाता है, जिस लड़की से हमने प्यार किया या जिस लड़के से हमने प्यार किया वो अगर हमें नहीं मिलता है, तो हम अपने आप को डिप्रेशन में डाल देते हैं। यार मैं कैसे जीऊंगा, मैं उसके बिना नहीं जी सकता हूँ, मैं मर जाऊंगा, मेरे बिना, उसके बिना मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो है तो मैं हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप 20 साल से अपने साथ रह रहे माँ बाप को भूल जाते हैं और उस एक लड़की या एक लड़के के चक्कर में आप मरना सोच लेते हैं, तो वो आपका प्यार कभी नहीं हो सकता है। वो सिर्फ आपका एक अट्रैक्शन है, वो सिर्फ आपका एक लालच है किसी चीज को लेकर। क्योंकि अगर आप प्यार करते तो सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से करते, जिसके साथ आप दिन रात रहे हो, जिसके साथ आपने समय बिताया है, जिसकी उंगली पकड़कर आपने चलना सीखा है, आप उनके खातिर जीना चाहते। अगर आप प्यार करते, अगर आप सच में प्यार का मतलब समझते, तो आप लव फेलियर कहकर सुसाइड या आत्महत्या नहीं करते। अगर आपको सच में प्यार का मतलब पता होता
तो आपकी कोई बात नहीं गर्लफ्रेंड नहीं बनी, कोई बात नहीं बॉयफ्रेंड नहीं बना, कोई बात नहीं वो हमारी शादी नहीं हो पाई, कोई बात नहीं हम साथ नहीं रह पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस माँ बाप को, भाई बहन को भूल जाएं और आत्महत्या कर लें। अगर आप ऐसा करते हो तो धिक्कार है आप पर, आपने प्यार कभी किया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है। इसलिए लव फेलियर कहकर, या मैं लव में मैंने धोखा खाया है कहकर, या लड़की से धोखा खाया है, लड़के से धोखा खाया है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, ये सब चीजें कहकर तो मरना आप भूल ही जाइए और ये कहना तो छोड़ ही दीजिए कि आपने प्यार किया। अगर प्यार करना है तो प्यार की शुरुआत आपके पैदा होने से उसी दिन आपकी माँ के साथ, आपके पिताजी के साथ, आपकी मम्मी जी के साथ, भाई बहनों के साथ हो जाती है, जिसके साथ आप दिन रात रहते हैं। अगर आप उन माँ बापों को, भाई बहनों को छोड़कर किसी अन्य के लिए, किसी लड़की या लड़के के लिए अगर आप जान देते हैं तो वो आपका प्यार नहीं है, वो सिर्फ आपका एक लालच है, वो सिर्फ आपकी एक ऐसी चीज है जो आप प्यार का नाम दे रहे हो, लेकिन हकीकत में वो प्यार ना होकर सिर्फ एक अट्रैक्शन है उसके कारण। इसलिए अपने आप को इस चीज के में तो कभी भी फेलियर मत समझिए कि मैंने लव में धोखा खाया है। अगर आपको प्यार ही जानना है तो अपने माँ बाप की तरफ देखिए, वो होता है प्यार। मोबाइल गेमिंग, आजकल ऐसे ऐसे गेम चल रहे हैं कि बच्चे मोबाइल में लग जाते हैं। पबजी लगा लीजिए, ब्लू व्हेल थोड़े दिनों पहले एक गेम आया था वो लगा लीजिए। ये कुछ ऐसे गेम है कि धीरे धीरे करके हमें इसकी लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, और आदत और लत चाहे किसी भी चीज की हो वो खतरनाक होती है। आप रोज खाना खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, 3 रोटी खाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको आदत पड़ गई, आप 5 रोटियां खा रहे हैं, 10 रोटियां खा रहे हैं, तो वो रोटियां भी आपको नुकसान देगी। तो मोबाइल गेम तो आपको अपने आप ही नुकसान देगा। आजकल काफी वीडियो आपने देखी होगी, पबजी खेलते खेलते इतनी हैबिट हो गई कि हमें मोबाइल नहीं मिला तो हम मर जाते हैं। ब्लू व्हेल गेम आया था, उसमें हमारी पर्सनल डिटेल्स ले लेते हैं, ऐसे ऐसे टास्क देते हैं कि पूरे करो, पूरे नहीं करते हैं तो उसको ब्लैकमेल किया जाता है, बच्चा छत से कूद जाता है, मर जाता है। क्या है, गेम ही तो है एक, उसके लिए इतना उतावलापन किस लिए, उसके लिए इतना बड़ा जोखिम किस लिए, उसके लिए इतना बड़ा स्टेप किस लिए। मेरा तो मानना है कि गेम खेलना ही नहीं चाहिए, और गेम खेलना है तो ऐसा खेलो जिससे दिमाग बढ़े। पबजी खेलने के लिए लग रहे हैं लोग, एक बंदूक मैंने ले ली, एक बंदूक आपने ले ली, मैं आपको मार रहा हूं, आप मुझे मार रहे हो, कोई फायदा? क्या सिखाया गेम ने हमें? सिर्फ मारना। इससे अच्छा ऐसा गेम सीखिए, ऐसा गेम खेलिए जिससे आपका दिमाग चले। दिमाग भी नहीं चले तो कुछ अच्छी चीजें आप सीखें। मार धाड़, मारना, कूदना, कत्ल करना, भागना, ये सब चीजें आपकी लाइफ के लिए नहीं बनी है। अगर आप लोग यही चीज सीखते हैं कि मुझे गन लेकर मारना ही है, मुझे गन लेकर सामने वाले को मारना है, खुद मर जाना है, तो अपने आप में और जानवर में फर्क मत समझिए। क्योंकि जानवर का एक ही रूल होता है कि क्या तो वो अपने से बड़े को मार देता है ताकि वो मुझे ना खा सके, या फिर खुद मर जाता है, उसका बड़ा उसको मार देता है। भूख मिटाने के लिए वो अपने से छोटे को मार देता है और अपने से बड़े से बचने की कोशिश करता है। तो अगर आपको ये मार धाड़ के गेम पसंद हैं तो इसको छोड़ दीजिए और आप इंसान हैं, इंसान बनकर रहिए, जानवर बनने की कोशिश मत कीजिए। इसलिए मोबाइल गेमिंग भी एक ऐसी चीज है कि इसकी लत हमें पड़ जाती है। अगर ये चीजें हमें नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं हम आखिर में सुसाइड तक सोचने लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एडजस्टमेंट इन न्यू सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन हमारी ऐसी आ जाती है जिसमें हमें एडजस्ट करना पड़ता है। चाहे कोई भी सिचुएशन लगा लीजिए, मान के चलिए कि आज हमारे पास 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए हैं। कल को कुछ ऐसा हो गया कि आज हमारे पास रुपए नहीं बचे, तो हमें अब एडजस्ट करना पड़ेगा नई लाइफ में, नई दुनिया में। एक अमीरी से निकलकर एक गरीब दुनिया में हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि हम कई बार एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। हम हार मान लेते हैं कि मैं ये एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए हम इस चीज को एडजस्ट करने को मना कर देते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। एडजस्टमेंट करना हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी आदत भी हो गई है कि जो हमें चाहिए वो चाहिए, अगर नहीं मिला तो ये हो जाएगा। इसलिए इस चीज को छोड़िए, एडजस्ट करना सीखिए। चाहे वो किसी रिलेशन में हो, चाहे वो किसी जगह पर हो। आप कई बार अपने रिलेटिव्स के वहां जाते हैं तो आपको अपना रूम, अपना किचन, अपना वॉशरूम या ये सब चीजें नहीं मिलती,
फिर भी आपको मजबूर में वहाँ 5-10 दिन रहना पड़ता है तो आप एडजस्ट करते हैं। और अगर 5-10 दिन में आपको कोई बोल दे कि आपको और ज़्यादा रहना है तो शायद आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी पहले दिन हुई थी, क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है। इसलिए किसी भी चीज़ से आप निकल कर दूसरी चीज़ में जाते हैं तो उसको एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी, आपको दिक्कत होगी, आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो आप दुनिया के किसी भी माहौल में खुद को एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन पहले ही दिन, पहले ही घंटे हार मान जाना कि मैं नहीं कर सकता एडजस्ट, मेरे बस की बात नहीं है, तो वो चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। एडजस्ट तो आपको करना पड़ेगा। इसलिए उस चीज़ से हार कर और अपने आप को ख़त्म कर लेना एक सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आप उसकी कोशिश कीजिए उसको एडजस्ट करने की, उसमें अपने आप को ढालने की। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, मैं गारंटी लेता हूँ कि 11वें दिन आप उस चीज़ में घुल मिल जाओगे, उस चीज़ में एडजस्ट हो जाओगे। आपको और कुछ चीज़ें नज़र ही नहीं आएंगी, आप अपनी पिछली लाइफ भूल जाओगे, या भूलोगे भी नहीं तो उस लाइफ में रहकर और पिछली लाइफ को दोबारा से अचीव करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाओगे। लेकिन पहले ही दिन खुद को निराश कर कर, खुद को हार मानकर पीछे हट जाना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट आता है एक्सेप्ट, कमेंट एंड डिमांड। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं हमारे नॉर्मल, हम लगा लेते हैं शादी के बाद, भाई बहनों की शादी लगा लीजिए, आप बहन की शादी लगा लीजिए। सबसे ज़्यादा समस्या आती है लड़कियों को, महिलाओं को, क्योंकि देखिए आज हम अगर किसी दूसरे की जगह पर जा रहे हैं तो हमारे लिए शायद मुश्किल होगा कि हम उसकी रीति रिवाज, उसके अकॉर्डिंग, उसके घर के रूल के अकॉर्डिंग खुद को वहाँ पर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन भी रख पाएं। लेकिन लड़कियाँ खुद का सब कुछ छोड़कर, खुद का परिवार छोड़कर, माँ बाप, बहन भाई सब छोड़कर एक लड़के के पीछे उसके परिवार में आ जाती है। एक संबंध बन जाता है कि अब से वो तुम्हारी। तो वहां पर आके उसको कई ऐसी समस्याएं होती है, क्योंकि सब कुछ अलग होता है हर घर का। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर चीजें नई होती हैं, हर चीजों में आपको नया कुछ सीखने को मिलता है, नई चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो उस चीज में काफी प्रॉब्लम होती है। कई बच्चियां, कई लड़कियां अपने माँ बाप की परी होती हैं। घर पे उनने आज तक काम नहीं किया, घर पे ऐशो आराम किया, लेकिन अपने ससुराल जाकर उनको रोज सुबह सबसे पहले उठना पड़ता है, सबका ध्यान रखना पड़ता है, बाद में सबसे लास्ट में सोना पड़ता है, सबको सुलाकर खिला पिलाकर। उसमें खुद के लिए उसके पास टाइम ही नहीं मिलता। कई बार ससुराल वाले भी लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो चाहते हैं कि जो मैं कहूँ वो ये करे, जैसे हम चाहें वैसे ये जिए, जो मैंने बोल दिया वो इसे करना ही होगा, जो मैंने कह दिया वो इसे मानना ही होगा। अपने माँ बाप को बिल्कुल भूल जाए और यहाँ की दुनिया में जी। आप लोग शादी करके लाए हैं, उसे नौकरानी बनाकर नहीं लाए हैं। अगर नौकरानी चाहिए तो मेरा मानना है कि शादी मत करें। इससे अच्छा है कि आप महीने का कोई नौकर लगा लें, आपका भी काम हो जाएगा और उसकी भी काम हो जाएगा, नौकर को तनख्वाह मिलेगी, उसका भी घर चल जाएगा। लेकिन किसी दूसरे की बेटी को लाकर अपने घर में नौकर बनाना है, उस पर अपना दबदबा चलाना है, उसको अपने अंडर काम करवाना है, तो ये चीज़ गलत है। और दूसरी तरफ महिलाएं भी कई बार हो जाती हैं, लड़कियां भी कई बार हो जाती है कि वो चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती है, जानबूझकर नहीं करना चाहती है कि नहीं, मेरे माँ बाप ने ये चीज़ें नहीं सिखाई, मेरे माँ बाप ने ये कभी नहीं करवाया, आप लोग ऐसा करवा रहे हो। मेरे घर तो 10 बजे उठती थी, यहाँ पर आप 5 बजे उठने का बोल रहे हो। तो चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। जब हमारी लाइफ चेंज होती है तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। और इसमें दोष दोनों का होता है, लड़के वालों का भी, लड़की वालों का भी। कुछ परसेंट लड़के वालों का थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं, लड़की का थोड़ा सा कम, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़कर हमारे पास आई है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको धीरे धीरे हमारे परिवार के अकॉर्डिंग हैंडल कर लें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि लड़कियां किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम दोनों परिवारों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छे से तालमेल बैठाएं, जगह जगह पर एक्सेप्ट करना सीखें। कमेंट जैसा कि होता है, लड़कियां अक्सर लड़के पे मार देती हैं कि मेरे माँ बाप के वहाँ थी तो ये लग्जरी लाइफ जीती थी, रोज हम बादाम खा के सोते थे, रोज हम मिठाइयाँ खाकर सोते थे, और तुम्हारे यहाँ पर खाने पीने को भी ठीक से नहीं है। तो ये कमेंट बाजी जो है ये रिलेशन को ख़त्म कर देती है। या फिर लड़का लड़की को मार देता है कि तेरे माँ बाप ने क्या यही सिखाया है, वहाँ पर थी जब भी तो सब कुछ करती थी, या यहाँ पर कोई तेरे माँ बाप का घर नहीं है,
कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ये कमेंटबाजी बंद कीजिए, आपको जीवन चलाना है, इसको समझिए। डिमांड आजकल सबसे बड़ा विषय है कि हमारी डिमांड हो जाती है शादी में, गाड़ी चाहिए, जेवरात चाहिए, दौलत चाहिए, पैसे चाहिए, शोहरत चाहिए। क्यों चाहिए भाई? आप अपना लड़का दे सकते हो किसी को? इस चीज के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप अपना लड़का दे सकते हो? नहीं दे सकते। आप अपना भाई तो अपना सबको प्यारा लगता है, लड़का अपना सबको प्यारा लगता है, आप उसको 10 दिन भी किसी के घर पे नहीं भेज सकते। और दूसरे की लड़की आप लाइफ टाइम के लिए अपने पास ले आते हो और फिर भी रोज उसे परेशान करते हो कि तेरे माँ बाप ने मुझे गाड़ी नहीं दी, तेरे माँ बाप ने हमें सोने चांदी की अंगूठियां नहीं दी, या तेरे माँ बाप ने हमें प्लाट लेकर नहीं दिया, तेरे माँ बाप ने हमें दहेज नहीं दिया। आज भारत में दुनिया भर के दहेज के केस आते हैं, दुनिया भर में रोज महिलाएं आत्महत्याएं करती हैं, सुसाइड करती हैं, दहेज से परेशान होकर, डिमांड से परेशान होकर। इस चीज को तो कृपया करके छोड़ दीजिए। डिमांड करना तो भूल जाइए। डिमांड करके आप अपना कद बढ़ा नहीं रहे हो, आप एक तरीके की भीख मांग रहे हो। चाहे वो आप रोड पर चलते हुए मत मांगो, आप थोड़ी इज्जत से मांग रहे हो। पहली लड़की से शादी कर ली, फिर आप भीख मांग रहे हो, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे सोना दे दे, मुझे चांदी दे दे। डिमांड क्या है? भीख है एक प्रकार की। क्या आप भीख मांगना चाहते हो? तो इसको बंद कीजिए। डिमांड करके, दहेज मांग कर किसी को दबाने की कोशिश मत कीजिए। एक लड़की से बड़ा धन और कोई नहीं हो सकता है। बड़े नाज से पाली हुई लड़की, बड़े नाज से पाली हुई बच्चे अगर कोई आपको अपना सौंप दे तो उससे ज्यादा वो माँ बाप आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसने अपने जीवन भर की कमाई आपको सौंप दी कि लो अब तुम ले जाओ, आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो अगर आप किसी के घर की लड़की ले आए तो मेरे हिसाब से उससे मांगना, इससे ज्यादा नीच और इससे ज्यादा गंदा काम कुछ नहीं हो सकता है। अगर कुछ बुरा लगा मेरी बात में तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि डिमांड करके, दहेज करके आप अपना लेवल बढ़ा नहीं रहे हो, आप अपना लेवल गिरा रहे हो। और इसको गिरने से बचा लीजिए। अपनी आत्मा से पूछिए। आप भी किसी के घर की लड़की हो, आप भी किसी के बच्चे हो, खुद पूछिए कि मैं क्या कर रही हूँ। क्या ये आपकी आत्मा आपको करने के लिए बोलती है? नहीं। लेकिन हम दूसरों को देखकर कि उसका लड़का शादी में कार लाया था, उसकी लड़की को जब उसकी लड़की आई तो शादी में, लगन में, दहेज में कार मिली थी, 200 गज का प्लाट मिला था, सबके सोने चांदी की अंगूठी मिली थी, और हमारी बहू कुछ भी नहीं लेकर आई। ऐसा छोड़ दीजिए। उसको क्या मिला था भूल जाइए, अपना परिवार चलाने की सोचिए। अपना परिवार एकजुट कर कर उसमें प्रेम भाव रखने की सोचिए। रुपए, प्लाट, गाड़ी आती जाती चीजें, अगर दम है तो खुद के बच्चे को कहिए, खुद के बेटे को कहिए, या खुद कमाकर अपने परिवार में जोड़िए। किसी और से मांग कर नहीं, किसी और को दबा कर नहीं, किसी और को डरा कर नहीं, किसी और से जबरदस्ती कर कर नहीं। अगर आप किसी की बेटी लाए हैं तो उसको संभाल के रखना आपकी जिम्मेदारी है, इसको समझिए। इससे अपनी जिम्मेदारी से पीछे मत हटिए, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। और सबसे लास्ट पॉइंट, प्रेशर। किसी भी चीज का प्रेशर हम दिमाग पे ले लेते हैं। किसी का फोर्स प्रेशर होता है, फोर्स करना, कि कोई हमें फोर्स करता है कि तुझे ये काम करना ही होगा, तुझे ये काम करना ही है। तो हम कई बार क्या करते हैं कि यार ये मुझे फोर्स कर रहा है। कई आत्महत्याएं ऐसी भी होती हैं, कई सुसाइड ऐसी भी होती हैं कि दूसरे लोग उसको सुसाइड करने पर मजबूर कर देते हैं, फोर्स करते हैं कि तू मर जा, तू किसी काम का नहीं है, तू कुछ कर ही नहीं सकता है, तू लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता है, इससे तो अच्छा है कि तू मर जाए, इससे तो अच्छा है कि तू अपना जीवन समाप्त कर ले, इससे तो अच्छा है कि तू जीना छोड़ दे। तू दूसरों की बातें सुनकर, प्रेशर में आकर, दूसरों के किए हुए फोर्स से आप खुद का जीवन समाप्त मत करिए, क्योंकि आपके माँ बाप को, आपके बच्चों को, आपके भाई बहनों को आपकी जरूरत है। आप मर जाएंगे तो आपको फोर्स करने वाला, आपको कहने वाला उनको रोटियां नहीं देकर जाएगा, बल्कि देकर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ ताने। निकलता बढ़ता, घर में आता जाता रोज ताने सुनने को मिलेंगे। इसलिए किसी की बात सुनकर इस चीज को भूल जाइए कि आप क्या सोच रहे हैं। अपना जीवन खुद जिए, अपना लक्ष्य खुद बनाइए, अपनी खुशियां खुद ढूंढिए। ठीक है। अब मैं लास्ट में जाते जाते आपको एक चीज और बता देता हूं कि लाइफ में सबसे हैप्पी रहने का क्या एक कारण है कि हम खुश रह सकते हैं। चाहे हमारे पास 100 कमियां हो, फिर भी हम खुश रह सकते हैं। इसका एक राज मैं आज आपको बताता हूं। अगर आपने ये राज, मेरी ये बात अपने जीवन में उतार ली, आपने मेरी इस बात को फॉलो किया,
तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता है। चाहे आपके दुखों का पहाड़ टूट जाए आपके जीवन में, फिर भी आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, अपने जीवन को जिएंगे। तो लास्ट में जो मैं आपको बात बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए कि आप लोग खुश रहने के लिए क्या कर सकते हैं। हमारी आज की सोच है कि हम मोस्टली ऊपर जाते लोगों को देखते हैं, ऊपर बढ़ते लोगों को देखते हैं कि आज मेरे पास साइकिल है, उसके पास मोटरसाइकिल है, मुझे मोटरसाइकिल लेनी है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, मोटरसाइकिल ले लेते हैं। फिर आप सोचते हैं कि आज मेरे पास स्प्लेंडर है, उसके पास अपाची है, पल्सर है, मुझे अपाची लेनी है, पल्सर लेनी है, स्पोर्ट्स बाइक लेनी है। आप धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं, आप अपाची ले लेते हैं। अब आप देखते हैं मेरे पास 2 व्हीलर है, लेकिन उसके पास गाड़ी है, उसके पास एल्टो है, उसके पास स्विफ्ट है, मुझे स्विफ्ट लेनी है। अब आप धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं, आप स्विफ्ट ले लेते हैं, आप गाड़ी ले लेते हैं, आप 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पर आ जाते हैं। अब आप क्या देखते हैं, आप रोड पे चल रही हैं, इतनी देर में आपके साइड से एक फॉर्च्यूनर वाला निकल जाता है। तो आप सोचते हैं कि यार मुझे इस रोड पर झटके लग रहे हैं, मेरी गाड़ी का एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है, मुझे फॉर्च्यूनर लेनी है, मुझे फॉर्च्यूनर लेनी है, ऊंची गाड़ी लेनी है, महंगी गाड़ी लेनी है, लग्जरी गाड़ी लेनी है। आप फॉर्च्यूनर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन आप बढ़ते जाते हैं, आपको मिलता जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर आप बाइक, मोटरसाइकिल, साइकिल से मोटरसाइकिल पर आ गए, बाइक पर आ गए, ठीक है, आप खुश हैं। बाइक से स्पोर्ट्स बाइक पर आ गए, आप खुश हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर आप स्पोर्ट्स बाइक से गाड़ी पर नहीं जा सके तो आपको दुखों का पहाड़ लगेगा, आपको अपना जीवन नर्क लगेगा, आपको लगेगा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप आपसे आगे जाते लोगों को देख रहे हैं, आप अपने से ऊपर बढ़ते लोगों को देख रहे हैं, आप इतने ऊंचे सपने देख रहे हैं जो सामने वाला पूरा कर रहा है। मैं ये नहीं बोलता कि सपने मत देखिए, सपने देखिए, उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए, लेकिन इतना भी मत गुम हो जाइए कि वो सपने आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे, वो सपने आपको जीने लायक नहीं छोड़े, वो सपने आपकी खुशियों को खत्म कर दे। अब मैंने बढ़ते हुए क्रम से आपको बताया, अब हम घटते हुए क्रम से आते हैं। आपके पास मान के चलिए स्पोर्ट्स बाइक है, आप गाड़ी वाले को ना देखकर, सपने तो देखिए कि आप गाड़ी तक जाने मेहनत करिए, लेकिन जहां खुश रहने की बात आती है, जहां आपको लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, उस वक्त आप ऊपर की बजाय एक बार पीछे मुड़कर थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार पीछे झुककर थोड़ा सा देख लीजिए कि इसके पास क्या है। आप जैसे ही देखेंगे आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, क्योंकि आपके पीछे वाले के पास स्प्लेंडर बाइक है और आपके पास अपाची है, स्पोर्ट्स बाइक है। सपोज करिए आपके पास स्प्लेंडर बाइक है, तो स्पोर्ट्स बाइक वाले को मत देखिए, अपने से पीछे वाले को देखिए एक बार कि मेरे पास स्प्लेंडर है, लेकिन इसके पास साइकिल है, ये साइकिल पर चल रहा है और मैं इससे बहुत ज्यादा बेहतर हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा हूँ कि मेरे पास कम से कम बाइक तो है। अब आपके पास साइकिल है तो आप बाइक वाले को मत देखिए कि उसके पास बाइक है। अगर आपको सच में खुश रहना है, अपने जीवन को खुशियों से भर देना है, तो अपने से ऊपर देखने की बजाय सपने तो पूरे करिए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन उन सपनों के चक्कर में अपनी खुशियां खत्म मत होने दीजिए। अपने से नीचे वाले को देखकर चलिए कि आज उसके पास बाइक है, मेरे पास गाड़ी है, आज मेरे पास बाइक है, उसके पास साइकिल है, आज मेरे पास साइकिल है और वो पैदल चल रहा है। इससे बढ़िया खुशी की बात कोई नहीं हो सकती है। और एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि आज आप पैदल भी चल रहे हो, अगर आज आप पैदल भी चल रहे हो, आपके पास साइकिल भी नहीं है, तो भी आप इस दुनिया के करोड़ों लोगों से, अरबों लोगों से किस्मत वाले हैं, खुश नसीब हैं, अच्छे जीवन जी रहे हैं। एक बार जरा उन लोगों के सोचिए कि जिनने भगवान को पैर ही नहीं दिए, जिनने भगवान को चलने के लिए पैर ही नहीं दिए। अगर आप देख रहे हैं आपके पास स्टाइलिश चश्मा नहीं है, तो भी आप करोड़ों अरबों लोगों से खुश नसीब हैं, क्योंकि जरा उनको देखिए जिनके पास देखने के लिए भगवान ने आंखें ही नहीं दी। आज आप ये रंगीन चीजें देख लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में सिर्फ अंधेरा है, इसलिए वो चीज देखकर खुश हुए कि आज मेरे पास आंखें हैं, आज मेरे पास हाथ है, आज मेरे पास पैर है, और मैं फिर भी इस दुनिया में गरीब नहीं हूं, मैं फिर भी इस दुनिया में सबसे बेकार नहीं हूं, मैं फिर भी बहुत कुछ खो चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। ये चीज सोचकर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आप जैसे भी जिस लेवल पर भी हैं
उससे कम लेवल पर भी इस दुनिया में बहुत से लोग भरे पड़े हैं। अपने से आगे के लेवल को देखकर दुखी होने से, परेशान होने से, खुद की जिंदगी को खत्म करने से अच्छा है कि आप अपने से पीछे रह रहे लोगों को हाथ बढ़ाइए, अपने साथ लेकर चलिए। देखिए उनकी खुशी से आपको भी खुशी मिलेगी। अपने पीछे रह रहे लोगों को देखिए कि उनके पास वो चीज नहीं है, मेरे पास है। वो चल नहीं सकता, मेरे पास पैर है, मैं चल रहा हूँ। वो देख नहीं सकता, मेरे पास आंख है, मैं देख रहा हूँ। वो सुन नहीं सकता, मेरे पास कान है, मैं सुन रहा हूँ। और इस तरीके से मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी हूँ कि मैं इस प्रकृति को, इस दुनिया को अपनी आंखों से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, चल फिर कर महसूस कर रहा हूँ। इससे ज्यादा खुशी आपको और क्या चाहिए। ये भगवान का दिया हुआ जीवन है, इसको खत्म करने के बजाय इसको जीना सीखिए, हंसना सीखिए, बोलना सीखिए। दुख तो सब दुखी हो जाते हैं, लेकिन जो 100 दुखों में भी हंसना सीखे वो असली इंसान कहलाता है। अगर आपको जीना ही है तो इस तरीके से जिए कि दुख भी आपके पास आने के लिए 100 बार सोचे कि मेरे जाने से इसको फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जितना इसके पास जाऊंगा ये उतना मुस्कुराएगा, मैं जितना इसको दुखी करूंगा ये उतना खिलखिलाएगा, मैं जितना इसकी जिंदगी में जाऊंगा ये उतना ही लोगों को हंसाएगा। इसलिए देखना एक दिन दर्द और दुख भी आपकी जिंदगी से दूर चला जाएगा। तो मेरा आज का यही कहने का मतलब था कि कृपया करके आत्महत्या, सुसाइड, डिप्रेशन, टेंशन, परेशानी, लव फेलियर, बिजनेस, इन सब चीजों से भूल जाइए। आपको जिंदगी मिली है, जिए, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने का मौका दो। खुद भी जी रहे हो, दूसरों को भी साथ लेकर चलो। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई साथी, आपका दोस्त, आपका फैमिली मेंबर या आपके साथ में रहने वाला कोई भी इस कदम की तरफ ना बढ़े, आत्महत्या ना करे, सुसाइड ना करे, डिप्रेशन में ना जाए, तो कृपया करके इसको शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वीडियो लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा, समझाता रहूंगा। जो मेरे बस में है, जितना मैं कर सकता हूं मैं कोशिश करता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।